तो यही थी जिसके हम गीत गाते हैं कि भारतवर्ष महान था। तो तभी महान था जब हमारे गांव महान थे, हमारे गांव में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और राजनीति की प्रणालियां थीं, और उन तभी देश महान था। इसी महानता से आकर्षित होकर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे थे और यहीं पर बस रहे थे। लेकिन जैसे ही संग्रह होता है वैसे ही लुटेरा भी आता है। एक गांव के लुटेरे को लुटेरा कहते हैं और 100 गांव के लुटेरे को राजा कहते हैं, और फिर इसके बाद राजा आ गया। क्या बात है, अद्भुत सर। तो राजा ने पहला काम, राजा कैसे शुरू हुआ, हमारे से लूट का नाम ही टैक्स करने लगा। माने वो थी लूट, चाहे सुरक्षा के नाम से हो चाहे जिस नाम से हो, उस लूट का कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया कि तुम, अभी भी यही प्रक्रिया चाली है वो लूट, लोगों की कमाई का हिस्सा है और कुछ लोग उसको लूटते हैं। बाइबल में लिखा था चपटी है और पानी में तैरती है। कापरनिकस ने कहा नहीं, ये चपटी नहीं, ये गोल है। इसको एक बड़ा सा अलाव बनाया गया, इसको जला दिया गया, उसको कापरनिकस क्रांति कहते हैं। उसकी बड़ी चर्चा हो गई। उस चर्चा के आधार पर फिर गैलीलियो ने एक वो बना दिया, दूरबीन बना दिया कि आओ भैया, कापरनिकस ठीक बात कह रहा था, ये दुनिया गोल है, आप भी देख लो। रिजल्ट है हर व्यक्ति अंतर्द्वंद में है, जानवरों की वंश दूषित हो गए, पेड़ पौधों के बीज समाप्त होने के कगार में आ गए, पूरा समाज टूट गया, झुग्गी झोपड़ियाँ और अमीर और गरीब के रूप में पूरा डिवाइड हो गया, और हमारे गांव जो समता प्यार से चलते थे वो सब खाली होने लगे, और पूरी दुनिया में 3 प्रदूषण, ध्वनि, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ताप प्रदूषण है। बिल्कुल। ये जो मैंने बताया कि जो अभी इतिहास नहीं है पूरे हिंदुस्तान में किसानी का, और किसानों का कोई इतिहास नहीं है, और इसी वजह से किसानों के प्रति कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल। तो ये इसको हमने लिखने की कोशिश की, इसका नाम दिया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। किसानी है वो वास्तव में किसानी के उद्भव का इतिहास, और वही इतिहास है जो सबका इतिहास है। कि जैसे पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर पहले सबसे पहले उसमें पेड़ पौधे विकसित हुए, फिर जीव जंतु विकसित हुए, और सबसे लास्ट में मनुष्य आया। और जैसे ही मनुष्य आया तो उसके अंदर 3 विशेषताएं हैं हर मनुष्य में। सब कुछ जानना चाहता है, और जानकर सब कुछ उसको महसूस करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसको सूचना मिल गई कि हाँ ये मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह जाए ना, वो जाना ही चाहता है, ये उसकी फितरत है। और तब तक ये दौड़ धूप लगाए रहेगा जब तक वो तृप्त ना हो जाए। तो वो 3 विशेषताएं हैं कि सब कुछ जानना चाहता है, जानकर देखना समझना चाहता है, और समझकर जीना माने तृप्त होना चाहता है। और उसी यात्रा में ये आया, जैसे ही इस जंगल माने इस धरती में मनुष्य आया तो एक बियावान जंगल पाया हुआ। तो उसको बहुत सारा समय लगा इस बात का ज्ञान होने में, इस बात को समझने में, किस पशु के साथ कैसा व्यवहार करे, किस पेड़ के साथ कैसा व्यवहार करे, पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करे। और मनुष्य भी कई नस्ल के थे, तो मनुष्यों को भी एक दूसरे को राक्षस या दानव मानकर व्यवहार करता रहा। तो ऐसे 15 लाख साल तक उसको लगा, और नौपाषाण युग आते आते तक उसके आग समझ पकड़ में आ गई। आग को वो जलाने और बुझाने का क्षमता संपन्न हो गया। और जैसे ही आग को उसके पकड़ में आई, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। एक बड़ा परिवर्तन तो आ गया कि उसका खाना ज़्यादा पचने लगा। उसके पहले तो वो कच्चा फल फूल मांस वगैरह खाता था, तो उससे बीमार भी बहुत पड़ता था, परेशानियां बहुत होती थी, खाना बहुत पचने लगा। दूसरा एक काम हुआ, आग के पकड़ में आते ही यही मनुष्य की पहली क्रांति मानी जाती है। मानव जाति माने क्रांति के मतलब जिसने मानव जाति के जीवन का में आमूल परिवर्तन कर दिया। तो दूसरा भी एक इसको हम इस रूप में देखते हैं कि अभी हर व्यक्ति जन्म से लेकर पूरे जीवन में मानव जाति ने जितनी यात्रा की है वह स्वयं करता है। जैसे बच्चे को आप देखें तो 17 या 18 शुरुआत में क्या करता है, हर चीज़ को वो मुंह से देखना चाहता है, टच करना चाहता है। 18 साल का होते होते उसके जब सारे सेक्स ऑर्गन्स भी एलाइव हो जाते हैं, तब एक विशेष प्रकार की नई ऊर्जा का संचार होता है उसके अंदर। तो इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जाति का
कि प्रथम क्रांति तब हुई जब आग का आविष्कार हुआ, और अभी भी हर शरीर यात्रा में उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से विकसित होती है जब वो 18-20 साल का होता है। तीसरा, हम भारत से भी जोड़कर इसको देखते हैं कि दुनिया में भारत सबसे पुरानी सभ्यता है। इस बात का एक प्रमाण हमारे पास इस रूप में मौजूद है कि होली के दिन आग को नई करते हैं अभी भी हमारे बुंदेलखंड में। तो ये तक कब से प्रथा है? जब से मानव जाति ने आग का आविष्कार किया, तो आग को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का अभियान था होली, और उसकी यादगार में हम अभी भी मना रहे हैं। और होमो सेपियंस की अगर हम बात मानें तो 70,000 साल पहले मानव जाति ने आग का आविष्कार किया था। आविष्कार का मतलब जलाना और बुझाना की क्रिया सीखी थी। तो 70,000 साल पुरानी तो कम से कम होली है ही हमारी। तो इस बात के लिए हम गर्व कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी प्रथा आज भी जिंदा है, एलाइव है, और होली आने वाली भी है अभी, कि होली के रूप में हम 70,000 साल से इस बात का उत्सव मना रहे हैं, उसको याद में रखे हुए हैं कि घर घर हमारे पुरखों ने आग जान लीजिए जो सर ने आपको बताया है कि होली का कारण क्या था। जी, हम आगे चलते हैं। हम चाहते हैं कि सर अच्छे से हमें पूरी लाइब्रेरी जो है, म्यूजियम है, घुमाए, उसके बाद फिर लाइब्रेरी की तरफ रुख करते हैं। नवपाषाण युग आया, उसके बाद नवपाषाण युग आते आते मानव जाति के बस में सारी पशु हो गए। किस पशु को कैसे नियंत्रित करना है, पर्णकुटी बनाने लगा। अनाज भी कुछ माने कलेक्शन मेथड से आ गए थे, उनको उगाना तो नहीं सीख पाया था, और धातुएं भी उसकी समझ में आ गई थी, और प्रोसेसिंग में वो खीर वगैरह बनाने लगा था। तस्मई का उदाहरण मिलता है उस जमाने में, वो बनाने लगा था। और जैसे ही दूसरी क्रांति तब हो गई जैसे ही उसने लोहे को मोड़ना सीखा, और लोहे को मोड़ा और हंसिया, खुरपी, कुदाल वगैरह जैसे ही बना तो खेती शुरू हो गई। और जैसे ही खेती शुरू हुई, परिवार व्यवस्थित होने लगे, नदियों के किनारे से मानव चल के उपजाऊ खेतों की तरफ पहुंचने लगा, और स्थायी जीवन, एक परिवार व्यवस्था स्थापित होने लगी। जैसे ही हल का आविष्कार हुआ वैसे ही ग्राम व्यवस्था स्थापित हो गई। माने समूह में, अभी खेती में क्या हुआ कि एक परिवार व्यवस्थित हुआ, लेकिन कई प्रकार के काम करने वाले एक ही जगह रहने लगे, उसको गांव कहते हैं। और जैसे ही गांव विकसित हो गए, माने हल विकसित हुआ, तो पूरा समाज विकसित हो गया। तो गांव कहते हैं हमारे यहाँ समूह, एक समूह बनाने को, और खेती भी हमारे यहाँ समूह बनाकर होती थी। हमारे यहाँ 1796 के पहले एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है भारतवर्ष में कि खेती व्यक्तिगत होती थी और सेलेबल प्रॉपर्टी थी। खेती हरदम समूह की होती थी, उसमें एक लोहार का हिस्सा, एक बढ़ई का हिस्सा, एक चमार का हिस्सा, माने 7, कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10 प्रकार के लोगों का एक समूह बनाकर एक जगह खेती करते थे। उसी खेती में सब लोग अपना हिस्सा बांट लेते थे, तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर कोई झंझट नहीं था। ऐसे ही तमाम समूह मिलकर जहाँ रहने लगते थे, उसका नाम गांव हो जाता था। अद्भुत। और पूरी दुनिया में गांव भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा कहीं नहीं थे। वहाँ पर केवल कम्युनिटीज़ थी। कम्युनिटी माने एक ही प्रकार का काम करने वाले लोग एक जगह रहते थे। जैसे आप बलूचिस्तान की उस तरफ पूरा, आप पूरे अफ्रीका, पूरे उसमें चले जाइए, समूह बनाकर रहने का उदाहरण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में मिलेगा। कुछ अफ्रीका में स्थितियाँ हैं जहाँ पर कई प्रकार का काम करने वाले एक समूह बनाकर रहते थे। और यदि अभी तक के मानव जाति के विकसिततम अवस्था की बात करें हम, तो यही थी जिसके हम गीत गाते हैं कि भारतवर्ष महान था। तो तभी महान था जब हमारे गांव महान थे। हमारे गांव में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और राजनीति की प्रणालियां थीं, और उन तभी देश महान था। इसी महानता से आकर्षित होकर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे थे और यहीं पर बस रहे थे। लेकिन जैसे ही संग्रह होता है वैसे ही लुटेरा भी आता है। एक गांव के लुटेरे को लुटेरा कहते हैं और 100 गांव के लुटेरे को राजा कहते हैं, और फिर इसके बाद राजा आ गए। क्या बात है, अद्भुत सर। तो राजा ने पहला काम, राजा कैसे शुरू हुआ? हमारे से लूट का नाम ही टैक्स देने करने लगा। माने वो थी लूट, चाहे सुरक्षा के नाम से हो चाहे जिस नाम से हो, उस लूट का कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया कि तुम, अभी भी यही प्रक्रिया चाली है वो लूट, लोगों की कमाई का हिस्सा है, और कुछ लोग उसको लूटते हैं और उसको लीगलाइज तर्क देते हैं नहीं बहुत ज़रूरी है। और वो जाता कहाँ है कर?
जो अनुत्पादक लोग हैं उनके भरण पोषण के लिए जाता है। तो पहले छाती की कील आज भी हम जब से राजयुग आया तो पहली छाती की कील यही हम आज भी ढो रहे हैं कि लूट को टैक्स का नाम दिया जा रहा है, माने लूट को लीगलाइज करने की कोशिश। दूसरी छाती की कील अभी भी हम ढो रहे हैं सेना। जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी सेना। तो सेना में सेना बनाना ये दूसरी मानवता की कील है। अब जितनी बड़ी सेना होगी तो प्रतिक्रिया में दूसरा उससे बड़ी सेना बनाएगा। तो पूरी दुनिया में युद्ध का एक वातावरण तैयार कर दिया राजाओं ने, सिकंदर महान, और इनको महान भी कहते हैं। तो ये दूसरा एक संकट खड़ा कर दिया। आज भी हम उस संकट को ढो रहे हैं। तीसरा संकट ये हुआ कि सेना आएगी तो बाकी क्या करेंगे, वेश्यावृत्ति आएगी तो परिवार का आधा हिस्सा टूटेगा तो आधा हिस्सा वेश्यावृत्ति में बदलेगा। तो आज भी हम जहाँ जहाँ सैन्य छावनियाँ वहीं वहीं वेश्यावृत्ति के बड़े बड़े अड्डे, सोनागाछी, कोलाबा, बम्बई में देख लीजिए, है ना, जहाँ जहाँ सेना रही वहीं वहीं ये मिलते हैं आपको। तो तीसरी छाती की कील आज भी हम राजयुग की देन मान है ये कि हम वेश्यावृत्ति के रूप में पूरी दुनिया में देख रहे हैं। चौथी चीज़ इन्होंने दी कि राजा का ही लड़का राजा होगा या राजा जिसको मनोनीत करेगा वो राजा होगा। तो अभी भी हम ईश्वरवाद, अवतारवाद और राजाओं के गीत गाते हैं, ये राजा अच्छा वो राजा बुरा। क्यों इन फालतू में हम उलझे रहते हैं, है ना। और पांचवी छाती की कील अभी भी हम ढो रहे हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया कि ऊपर राजा होगा और जो काम करने वाले हैं वो प्रजा होंगे। तो जो काम करने वाले वो प्रजा हो गए, हम लोग प्रजा हैं, और जो हमारे ऊपर राज्य करेंगे वो राजा हो गए। तो ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये 5 छाती की कीलियाँ आज भी मानव जाति राजयुग की देन ढो रही है। छठवीं छाती की कील ईश्वरवादी युग में आ गई। ईश्वरवाद को देखें अगर हम ध्यान से तो पूरी दुनिया के सारे ईश्वरवाद के 3 सिद्धांत हैं। एक तो यह सिद्धांत है कि इस दुनिया को एक ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ही इसको चला रहा है और जब चाहेगा इसको ख़त्म कर देगा। यही सिद्धांत ईसाइयों का है, यही सिद्धांत इस्लाम का है, यही सिद्धांत हिंदुओं का है और सबका है। तो भैया अलग अलग क्यों है फिर? जब सिद्धांत आपके एक ही हैं तो ईश्वर के स्वरूप में अलग अलग है और उसको प्राप्त करने के तरीके में इसमें थोड़ा सा अपना अलग अलग बनाए रखते हैं। और इसका नतीजा यहाँ पर दिया इन्होंने कि जो समाज वहाँ पर बराबरी की हैसियत से रखता था गांव में, चाहे वो चमड़े में काम करने वाला हो, चाहे खेत जोतने वाला हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, या माना जिस तरह का काम करने वाला, सब बराबर की हैसियत से थे। इन्होंने ऊंच नीच बना दिया। तो ये छठवीं छाती की कील इन लोगों ने गाड़ दी। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में हुआ कि फला काम करने वाला नीच, फला काम करने वाला ऊंच। तो जितने जितने कुछ न करने वाले लोग हैं सब हिंदुस्तान में ऊंच कहलाते हैं और जो कुछ भी काम करने वाले लोग हैं सब नीच कहलाते हैं। ये तब से हम आज तक इस व्यथा को उसको ढो रहे हैं। आगे चले। आज से लगभग 300 बरस पहले एक नया सिद्धांत आया जिसको कहते हैं डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म का मतलब है यह संसार परमाणुओं के अंतर्द्वंद से बना हुआ है, माने परमाणु के अंतर भी एक द्वंद है और एक परमाणु का दूसरे परमाणु से भी द्वंद है। तो ये दोनों द्वंद्वों के कारण एक धमाका हुआ। इस धमाके से ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड वगैरह बन गया। एक अगले धमाके में ये ख़त्म हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं इसको। और सिद्धांत मैटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म कहता है कि ये जो अंतर्द्वंद है यह एक सिंथेसिस में ख़त्म हो जाता है और जैसे ही वो सिंथेसिस माने दोनों द्वंद्वों को का समाधान होता है वैसे भी उसके अंदर फिर एक नया द्वंद्व शुरू हो जाता है। फिर वो सिंथेसिस बनेगा, फिर वो नया अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। ये सिद्धांत आया और इस सिद्धांत ने बताया कि इस संसार में ईश्वर का कोई रोल नहीं है। यह परमाणुओं के संयोग से बना है और परमाणुओं में ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर बहुत छोटे छोटे सिद्धांत आ गए। ये सिद्धांत आ गया कि इस जैसे धर्म हमारे भारतीय उसमें बताते हैं, तो एक तो विकासवाद आ गया। विकासवाद ने बताया कि हमारे पुरखे सब बंदर थे, बंदर से इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन है।
कोई और यहाँ धार्मिक लोग क्या बताते थे, कोई कहता था एडम स्मिथ से बने हैं, कोई मनु शत्रुपा से बने हैं, इस तरह से किसी न किसी एक व्यक्ति से की संतानें हैं ये सारी दुनिया के लोग। ये कहते हैं नहीं, ये जैसे पेड़ पौधे उगते हैं वैसे ही बंदरों से कहीं उगे, उस तरह से उगे, है ना। इसी तरह गलीलियो उसी सिद्धांत का आधार बनाकर हाफ्स ने एक कापरनिकस ने कहा कि ये धरती देखो, उसमें बाइबल में लिखा था चपटी है और पानी में तैरती है। कापरनिकस ने कहा नहीं, ये चपटी नहीं, ये गोल है। इसको एक बड़ा सा अलाव बनाया गया, इसको जला दिया गया, उसको कापरनिकस क्रांति कहते हैं। उसकी बड़ी चर्चा हो गई। उस चर्चा के आधार पर फिर गैलीलियो ने एक वो बना दिया, दूरबीन बना दिया कि आओ भैया, कापरनिकस ठीक बात कह रहा था, ये दुनिया गोल है, आप भी देख लो। तो उसको भी बहुत टॉर्चर किया गया, अब कहते हैं आंखें पोड़ी गई। इसी तरह तो सारे इनके आधार पर और भी बहुत सारे सिद्धांत आए। हाफ्स ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, मैकियावेली ने एक डेमोक्रेसी का एक सुझाव दिया, और बहुत सारे परिवर्तन हुए। और जो आम लोग हैं वो बगावत कर गए धार्मिक लोगों से, और राजाओं को हिदायत दी कि यदि तुम चर्च के कहने पर राज्य चलाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ज़्यादातर राजाओं ने चर्च को ख़त्म कर दिया, चर्च से अपना पिंड छुड़वा लिया और डेमोक्रेसी आ गई। 1872 में दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी, हालांकि पहले तो फ्रांस में हुई, लेकिन सबसे प्रायोगिक स्वरूप अमेरिका में आया 1872 में। और वहाँ पर एक संसदीय कार्यप्रणाली विकसित हुई, जिसमें एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका बनी। और जनता से, जो मुख्य बात थी, जनता से चुनकर लोग वहाँ पहुँचने लगे और अपने लिए नीतियाँ बनाने लगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान दिला दें कि वही पॉलिटिकल सिस्टम जो राजयुग में बनाया था कि एक राजा का लड़का ही राजा होगा, नीचे प्रजा होगी और उसके सहयोगी होंगे, सिस्टम अभी भी वही है। बस क्या हुआ है, राजा का लड़का नहीं होता है, अब जनता से चुन के राजा बन जाता है। तो हमने ये देखा है अपने हिंदुस्तान में, हम चाहे जितने सीधे साधे सरल व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं इस उम्मीद के साथ में कि यह आमूल परिवर्तन करेगा, और वहाँ जाकर हमारे साथ वो राजाओं की तरह का ही व्यवहार करने लगते हैं। यह इस सिस्टम की कमी है, और हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति की कमी है। तो अभी हम लोगों को भी आपस में समझना पड़ेगा, और इस जागृति के लेवल पर पूरी दुनिया के लोगों को पहुंचना पड़ेगा कि ये जो हमने जो राजनीतिक प्रणालियां हैं, इन प्रणालियों पर अब रीसेटलमेंट करना पड़ेगा, ताकि पूरी दुनिया के लोग उसासी पा सकें, पूरी दुनिया के लोग सुकून से रह सकें। और हमें अब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में मानव जाति एक है और सबको सुख दुख एक ही प्रकार से होता है। तो कैसे सब लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए पूरी दुनिया के लिए। ये इस पर भी अभी पुनर्विचार की ज़रूरत है। खैर, ये रिजल्ट है। चाहे हम जितने अच्छे राजा और बुरे राजा के साथ जिए हों, चाहे हम जितने अच्छे स्पिरिचुअलिज्म के लोगों, धार्मिक लोगों के साथ जिए हों, चाहे हम जैसे आज की अवधारणाओं में जीते हैं, ये 3 रिजल्ट हैं। हर व्यक्ति अंतर्द्वंद में है, जानवरों की वंश दूषित हो गए, पेड़ पौधों के बीज समाप्त होने के कगार में आ गए, पूरा समाज टूट गया, झुग्गी झोपड़ियाँ और अमीर और गरीब के रूप में पूरा डिवाइड हो गया, और हमारे गांव जो समता प्यार से चलते थे वो सब खाली होने लगे। और पूरी दुनिया में 3 प्रदूषण, ध्वनि, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ताप प्रदूषण है। बिल्कुल, ये रिजल्ट है, हम चाहे जैसे जिए हों। तो अब यहीं पर हम किसानों से पूछते हैं कि भाई इस स्थिति में रहना है या इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन कुछ होती नहीं है। या तो हम समस्या का हिस्सा हैं या तो हम समाधान का हिस्सा बने। तो समाधान वाला पार्ट ये है, ये हमारे गुरु जी जिसको हम मानते हैं, ये तो किसी को मानते नहीं थे अपना चेला, तो ये श्री नागराज जी हैं, कर्नाटक में मैसूर में पैदा हुए थे, और फिर अमरकंटक में इन्होंने पूरा तपस्या की, वहीं पर रहते रहे, और 2015 में इनका शरीर शांत हो गया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सह अस्तित्ववाद। उस सह अस्तित्ववाद सिद्धांत का ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि हर व्यक्ति मनुष्य और शरीर का, माने जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो शरीर को जो जो चीज़ चाहिए, आहार, आवास और कपड़े वगैरह, ये तो बहुत सारा उसने पूरा कर लिया है। अब एक पार्ट रह गया है, जीवन को क्या चाहिए, इस बात की उसमें
उसकी भरपाई नहीं हुई। तो जीवन को चाहिए न्याय, व्यवस्था और सत्य। तो न्याय क्या है? मनुष्य मनुष्य कैसे रहे, इस बात को अभी न तो हम बता पाए हैं और न समझ पाए हैं। अभी भी हम मनुष्य को मनुष्य के रूप के आधार पर या बल के आधार पर या पद के आधार पर या ज्ञान के आधार पर मनुष्य मनुष्य में भेद मानकर जीते हैं, जो हमें सुकून नहीं दे रहा है। हम सब जीवन के रूप में हैं और हम सब का लक्ष्य समान है। हम सब सुख शांति से रहना चाहते हैं। इस आधार पर मनुष्य की पहचान होनी और इस पहचान के स्थापित होने की शिक्षा के माध्यम से अभी ज़रूरत है। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को ये बताना शुरू करें कि हर मनुष्य बराबर है। उसके रूप अलग हो सकते हैं, उसके ज्ञान अलग प्रकार का हो सकता है, रंग अलग प्रकार का हो सकता है, बल अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जीवन के रूप में वो समान हैं। और हम जीवन की, हमारे शरीरों के माध्यम से जीवन अपनी पूर्णता की यात्रा कर रहा है। तो इस बात को अभी शेष है। दूसरा, संबंधों के यदि हम देखें तो 7 प्रकार के पूरे मनुष्यों के संबंध हैं। पति पत्नी संबंध, माता पिता या पुत्री संबंध, भाई भाई संबंध, गुरु शिष्य संबंध, भाई बहन मित्र मित्र संबंध और साथी सहयोगी संबंध। इन 7 संबंधों में अगर हम सही ढंग से जी पाए तो हम न्याय कर पाए। ठीक है ना? इसी प्रकार से व्यवस्था है। मनुष्यतर प्रकृति है, मनुष्य के अलावा जो संसार है। तो अभी अगर हम देखें तो आध्यात्मवादी या स्पिरिचुअलिस्ट भी इस बात पर सहमत हैं कि इस धरती का विनाश होना है, प्रलय जिसको कहते हैं। और इन विज्ञानवादियों को भी देखें, ये भी एक नए धमाके की इंतजार कर रहे हैं। माने दोनों लोग विनाश होने के ऊपर ये माने एक मत हैं। यदि हम जिस चीज़ को विनाशवान मानते हैं तो उसमें हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल कैसे डेवलप करेंगे? नहीं कर सकते। हमारे मकान बनाने के तरीके भी नहीं होंगे, हमारे रहने के तरीके भी विनाशकारी होंगे, हमारे खेती करने के तरीके भी विनाशकारी होंगे, क्योंकि हमें पता है। तो इसीलिए पूरे विद्यालयों में जो मटेरियलिज्म के ऊपर के सिद्धांतों के ऊपर पूरी एग्रीकल्चर शिक्षा है, वो यही बताती है ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी कैसे लूटो। वो ये नहीं बताती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इससे कैसे अपना निर्वाह करो। वो ये बताती है ज़्यादा से ज़्यादा लो, जल्दी से जल्दी लो। क्यों? क्योंकि इसका ख़त्म होने वाला है। ये उसका एक छुपी हुई बात है। दूसरा, ईश्वरवादी किताब में आपको कहीं खेती का तरीका नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उन्होंने संसार को माया बता रखा है। तो जिसको आप माया बता देंगे उस तरीका कैसे निकालेंगे भाई? इसलिए उन्होंने भी नहीं बता पाया और ये भी नहीं बता पाए। तो एक नया ये सह अस्तित्ववादी सिद्धांत में एक चीज़ समझ में आई कि सारी चीज़ें आवर्तनशील हैं। यहीं से आवर्तनशील शब्द का जन्म हुआ है कि आप पेड़ पौधों को देखें और उसके पत्ती का प्रयोग करिए, जड़ का प्रयोग करिए, मूल का प्रयोग करिए, लेकिन बीज को डिस्टर्ब मत करिए, तो आपको सदा सदा ये मिलती रहेगी। तो जितना प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, वो बीज के आधार पर शाश्वत है, आवर्तनशील है। इसी तरह जीव जंतुओं को देखें, उनके वंश के आधार पर वो आवर्तनशील है। मनुष्य ज्ञान के आधार पर आवर्तनशील है। आवर्तनशील है माने निरंतर बना रहता है। तो यदि हम पेड़ पौधों के बीजों को, जीव जंतुओं के वंशों को और मनुष्य के ज्ञान को डिस्टर्ब न करें तो वो सदा सदा बना रहेगा। इस आधार पर हम इस अपनी जो आवर्तनशील खेती है उसको इस सिद्धांत पर हम किए हैं। दूसरा एक और है, निश्चित प्रोपोर्शन का सिद्धांत है पूरे संसार में। पानी भी 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन। जब ये दोनों प्रोपोर्शन पूरा होगा तभी ये काम करेगा। और देखिए, एक जलने वाला तत्व है, एक जलाने वाला तत्व है। दोनों मिल जाएंगे तो प्यास बुझाने वाला बन जाएंगे। इसी तरह से पूरी धरती में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वनस्पतियाँ और मनुष्य, ये सब एक निश्चित अनुपात में हैं। अगर हम अपने खेत में इस निश्चित अनुपात को पूरा कर लेंगे तो हमें समृद्धि कोई रोक नहीं सकता है, और उसके पहले कभी समृद्धि आ नहीं सकती है। तो ये 2 सिद्धांतों को हम आवर्तनशील खेती में, एक प्रोपोर्शन वाला सिद्धांत, एक आवर्तनशीलता के सिद्धांत को इंक्लूड किए हैं। और लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि अपने खेतों में इस रेशियो को बनाए रखेंगे तो पूरी धरती में एक न एक दिन हम संतुलन के बिंदु को पालेंगे।
हमें किसी राजनेता या किसी नीति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल किसान ही इस धरती को संतुलित बना सकते हैं, सबको पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सकते हैं और पर्यावरण को भी संतुलित रख सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया, हम समृद्ध हो गए, तो उसका क्या प्रमाण होगा? उसका प्रमाण होगा 5 लक्षण हैं स्वायत्त किसान के। उसका उसका बीज अपना, खाद अपनी, पानी अपना, ऊर्जा अपनी और विचार अपना। तो एक स्वायत्त मानव के रूप में वो कहीं ना कहीं प्रमाणित करेगा। तो कैसे प्रमाणित करेगा? ग्राम स्वराज्य के रूप में। जिस गांव में वह रहता है, यदि वह समृद्ध है तो गांव को समृद्ध बनाएगा। लोगों के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारेगा, लोगों के अंदर जो कमी है उस कमी को पूर्णता में परिवर्तित करेगा। यही ना करेगा फिर प्रामाणिक व्यक्ति। तो अगर हम खेती के तरीके को और मनुष्य के साथ निभने के तरीके को अपनी शिक्षा की वस्तु बना दें या इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, तो हमें ग्राम स्वराज माने ऐसे जिम्मेदार लोग हमें गांव में मिल जाएंगे जो अपने गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय को अपने तरह से निभाने में सफल हो जाएंगे। और अगर एक गांव ऐसा धरती में बन गया, कल्पना कर लीजिए, तो पूरा दुनिया उसको दर्शन करने आएगी और पूरी दुनिया इसी की तलाश में है, जहां हर व्यक्ति सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक रह सके। ये पूरी बात है। और अंत में एक अपील करते हैं कि आज देखिए, एक क्रांति तो वहाँ हुई थी, आग, दूसरी क्रांति लोहा, तीसरी क्रांति पहिया और चौथी क्रांति डिजिटल क्रांति के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अब पूरी दुनिया एक गांव है। कोई भी यह नहीं बेवकूफ़ बनाकर अब किसी बच्चे को नहीं कहा जा सकता है कि मेरा सिद्धांत ठीक है। वो तुरंत एक बटन दबाता है, सारे सिद्धांतों की समीक्षा कर लेता है। तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि मनुष्य अलग अलग है। तो सारी धरती एक है, सारी मानव जाति एक है। अब हम बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि देश, धर्म, जाति, लिंग, धन आदि के आधारों पर होने वाले भेदभाव को भूलकर पूरी मानव जाति एक और पूरी धरती एक के आधार पर सोचना शुरू करें और पूरी दुनिया के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोचें, क्योंकि हर देश में तो मनुष्य है और हर मनुष्य सुख शांति चाहता है। तो क्यों ना हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें जो सारे देश अपने यहाँ स्वीकार कर लें। बस इसी अपील के साथ 1 हफ्ते का हमारा प्रोग्राम भी रहता है। इस अपील के साथ में ये पूरा बंद हो जाता है, मतलब पूरा फिनिश हो गया। बिल्कुल। तो ये म्यूजियम था प्रेम सिंह जी का।